नमस्कार। मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ, इसको सुनने के बाद आप लोग के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यदि कोई घटना घटती है, कोई लड़का या कोई लड़की किसी गुनाह को करता है, तो अक्सर लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि जरूर इसकी माँ बाप ने अच्छा संस्कार नहीं दिया, यह शिक्षा का अभाव था, यह अभी उम्र का तकाजा था। बाकी आज की जो खौफनाक घटना है, इसमें शिक्षा का भी अभाव नहीं था। और कहते हैं कि उम्र का तजुर्बा, इंसान अगर जो पढ़ा लिखा नहीं भी और कुछ उम्र बीत जाती है तो उसे कुछ तजुर्बे ऐसे हो जाते हैं जो कि वो भले पढ़ा लिखा ना, बाकी अपने तजुर्बे के साथ वो जिंदगी को बखूबी जी सकता है। आज मैं जिस घटना को लेके आई हूँ, बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है पूर्णिया, और बात करूं तो इसी दिसंबर महीने यानी कुछ दिन पहले की मैं बात कर रही। इसी पूर्णिया का एक इलाका लगता है अरलाहा। इसी अरलाहा में लगभग सुबह के 5 बजे कुछ व्यक्ति अपने घरों से बाहर शौच के लिए बाहर जाते हैं। तभी एक व्यक्ति की नजर एक जो कि व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, जो कि जमीन पे गिरा हुआ होता है। उसके नजदीक जाता है और जब नजदीक जाता है तो समझने में देर नहीं लगती कि यह व्यक्ति मर चुका है। और देखने से वो लग रहा था कि इसकी उम्र कम से कम 50-60 साल की होगी। अब उस व्यक्ति को लगता है कि लग रहा है कि इस रास्ते से जा रहा होगा, हार्ट अटैक हुआ होगा, गिर के मर गया। बाकी अब वो ये सोचता है कि अगर जो ये गिर के मरता, इसको हार्ट अटैक होता, तो इसके चेहरे पे, इसके शरीर पे तो चोट का निशान है। वो तुरंत और भी लोगों को जो उस इलाके की तरफ शौच के लिए आए रहते हैं उनको बुलाता है, इकट्ठा करता है। उसी में से कोई पुलिस को फोन करता है। अब लगभग 1 घंटे के भीतर ही वहां पुलिस की एक टीम पहुंचती है। जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और टटोलती है कि इसके पास कोई आईडी प्रूफ मिल जाए, कोई आईडी कार्ड मिल जाए, जिससे कि ये शिनाख्त हो सके कि आखिर ये व्यक्ति है कहाँ का और कैसे यहाँ के मरा और किसने इसे यहाँ जो कि इस तरह मार के फेंका। क्योंकि देखने से ही पता चल जा रहा था कि ये अपने से नहीं मरा। उसके गर्दन पे चोट के निशान थे, उसके हाथ पैर पे चोट के निशान थे। बाकी उस जो कि 100 के पास कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिससे कि उसकी शिनाख्त हो सके। तभी पुलिस के नंबर पे एक फोन आता है और बताया जाता है कि इस इलाके में एक बाइक खड़ी है और बाइक लगभग सुबह से ही खड़ी, इसके पास कोई आ नहीं रहा है, कोई बाइक ले नहीं जा रहा। अब पुलिस समझने में देर नहीं लगती, क्योंकि जो व्यक्ति मरा था उसके कुछ दूर पे ही ये बाइक रहती। अब जब बाइक के नंबर का पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये बाइक किसी नंदलाल शाह के नाम पे थी। नंदलाल शाह, जिसकी उम्र 58 साल, और ये एक स्कूल में कलर के पोस्ट पे थे और 2 साल में रिटायर्ड होने वाले थे, सरकारी सर्विस। अब नंदलाल के घर सूचना दी जाती है। जब नंदलाल के घर ये सूचना पहुंचती है तो घर वाले भी हैरान बदहवास से पहुंचते हैं थाने। अब पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी इनको सौंप दी जाती है। अब बड़े दुखी होकर डेड बॉडी को लेके आते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। बाकी जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें साफ मेंशन रहता है कि
गले की हड्डी टूटने की वजह से, दम घुटने की वजह से इनकी मौत हुई है। अब पुलिस के पास ना कोई सबूत था, ना ही कोई सुराग था। अब घर वालों से पूछताछ करते हैं कि कोई इनका दुश्मन या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कि इनकी रंजिश रही हो, जहां नौकरी करते हैं। साथ ही स्कूल में बच्चों से भी पूछा जाता है, बच्चे भी कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छे अंकल थे और कभी किसी को कुछ कहा नहीं। घर वाले बताए बताए कि इनकी तो लगभग 60 साल की उम्र होने वाली थी, बाकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, बिल्कुल सीधे साधे थे, अपने काम से काम मतलब रखते थे और ऐसे इनको कोई मार ही नहीं सकता। अब पुलिस वाले भी हैरान, कहीं से कुछ मिल ही नहीं रहा और इधर घर वाले भी परेशान कि 2 साल में रिटायर्ड होने वाले थे, अच्छा खासा फंड मिला रहता, सब कुछ बिखर के रह गया। बाकी नंदलाल की कॉल डिटेल निकाली जाती है और जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें एक नाम कॉमन आता है जिसपे कि लगातार घंटों घंटों तक बात होती थी और वो नंबर किसी जूली नाम की लड़की का रजिस्टर रहता है। अब जब जूली का पता किया जाता है तो पता चलता है, जब पुलिस जूली के पास पहुंचती है तो पूछती है नंदलाल के बारे में, तो जूली कहती है कि हाँ, मेरी बात नंदलाल जी से होती थी और वो मेरे रिश्ते में मौसा थे। जब ये बात सामने आती है तो कहते हैं कि नंदलाल इस दुनिया में रहा नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं? जूली पूछती है कि कौन ऐसा कर दिया, आखिरकार मौसा को हुआ क्या और मारा तो किसने मारा? अब पुलिस वाले हैरान कि किसी पे शक की सुई है और ये उल्टे सवाल कर रही है। पुलिस वाले चले जाते हैं, बाकी अच्छे से बारीकी से जांच करते हैं और फिर से पुलिस की शक की सुई सी जूली पे आती है। अब जूली को जब उठाते हैं और तबीयत से जब पूछताछ करते हैं तो एक ऐसी कहानी निकल के सामने आती है जो कि बेहद हैरान कर देने वाली। जूली, जिसकी उम्र महज 22 साल और इसके 3 बच्चे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 3 से 4 साल पहले होती, जब जूली की शादी होती और जब शादी करके जूली अपने ससुराल आती है तो 21 साल के भीतर उसको 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है, 1 साल के बाद फिर एक बच्चा, 3 बच्चे। और जूली का जो पति रहता है वो खास कुछ कमाता धमाता है नहीं, 3 बच्चों की जिम्मेदारी। अब जूली इसमें परेशान हो जाती है। इसी बीच उसकी बातचीत नंदलाल से होने लगती है, जो कि नंदलाल मौसा रहता है। अब नंदलाल से होता दुख सुख अपने कहते। नंदलाल कहीं ना कहीं जूली की मदद करने लगता है, बाकी इस एवज में वो जूली से वसूली भी करता है, क्योंकि जब इसकी बातचीत होने लगी तो कहा कि मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा, पर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? जूली कहती है जो आप कहें। नंदलाल कहता है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, तुम बड़ी ही खूबसूरत हो। जूली इस पे राजी हो जाती। अब मौका देख के नंदलाल से जूली अक्सर अपने ही घर के भीतर मिलने लगती है। नंदलाल आता और अच्छा खासा उसको पैसा रुपया देता है। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, जूली की मुलाकात उसी के मोहल्ले में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम मुसुद्दीन होता है, मुसुद्दीन से होती, जिसकी उम्र महज 16 से 17 साल, देखने में बेहद हैंडसम। अब जूली के घर आना जाना इस मुसुद्दीन का रहता है। जूली भी देखने में बेहद खूबसूरत, भले 3 बच्चों की माँ, बाकी बॉडी कसी हुई, बिल्कुल खूबसूरत। अब जूली भी कहीं ना कहीं मुसुद्दीन के जाल में फंस जाती है और मुसुद्दीन भी हंस हंस के बात करता जूली से। दोनों एक दूसरे के करीब होते। अब जूली जो है कि अपने पति से तो नाराज हमेशा रहती, क्योंकि वो पीता खाता, ज्यादातर समय घर से बाहर होता। इस बीच उसको इस नंदलाल से मिलना पड़ता है और एक लड़के का प्यार जहां मिलने लगा तो इस बुजुर्ग व्यक्ति का प्यार उसको बेकार लगने लगा। बाकी कर भी क्या सकती थी, अब दोनों से संबंध रखी। बाकी एक दिन मुसुद्दीन को
इस नंदलाल के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि जब मुसुद्दीन आता है तो जूली के घर में ही देखता है कि नंदलाल और जूली आपत्तिजनक स्थिति में दोनों संबंध बना रहे। इस पे मुसुद्दीन बड़ा नाराज होता है, कहता है कि इसको छोड़ दो वरना मुझे छोड़ दो। जूली कहती कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, तुमसे प्यार करती हूँ। और जहां तक नंदलाल की बात रही तो पैसे वाला है, सरकारी नौकरी करता है, उसके पास पैसे, वही हमारा खर्च देखता है। तो थोड़े समय की बात रहती है, इसमें क्या नुकसान है? मुसुद्दीन कहता है कि नहीं। अब मुसुद्दीन को यही गुस्सा आता है और एक प्लान बनाता है, कहता है कि ऐसा है, परख लो, उससे तुम कुछ ज्यादा पैसे मांग के देखो, तुम्हें देगा नहीं। अब जूली भी उसके बात में आ जाती है और अपने ही मौसा नंदलाल से कहती है कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब इस पे नंदलाल मना कर देता है, कहता है पैसे नहीं, मैं तुम्हारा खर्च चला रहा हूं, वही बड़ी बात है। अब इस पे जूली नाराज होती है। मुसुद्दीन कहता है कि मैंने कहा था कि वो देगा नहीं। फिर जूली और मुसुद्दीन मिलके इसको एक सुनसान इलाके में बुलाते हैं। जूली कहती है कि आज मैं घर नहीं मिलूंगी, आज मुझे घर से बाहर मिला और मेरा बड़ा ही मन है कि तुमसे आज मिलूं। अब इस पे नंदलाल इसी दिसंबर का महीना चंद दिन पहले एक सुनसान इलाके में मिलता है जूली से। जब जूली से मिलता है तो वहां जूली के साथ 3-4 लोग और रहते हैं, ये मुसुद्दीन और मुसुद्दीन के 3 और दोस्त, यानी 4 लोग, और जूली को लेके 5 लोग। जैसे ही जूली इस नंदलाल से शारीरिक संबंध बनाना शुरू करती है, ये लड़के पीछे से आते हैं और इस नंदलाल को डंडे लाठी से पीटने लगते हैं। नंदलाल कुछ कर पाता कि चोट उसको गंभीर लगती, वहीं गिर जाता है। इसके बाद चारों लड़के मिलके उसका गला घोट देते हैं, नंदलाल वहीं मर जाता है। इसके बाद वहां से सभी भाग जाते हैं, जूली अपने घर चली जाती है और इनको यही लगता है कि अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कभी पता ही नहीं चलेगा। बाकी कहते हैं कि कातिल लाख किसी भी तरह से अपने बचने के उपाय कर ले, बाकी एक छोटी गलती जरूर कर जाता है। इस फोन के जरिए जूली पकड़ी जाती है और जब जूली पकड़ी जाती है तो सब खुलासा करती है। अब उसी के तहरीर पे इन चारों लड़कों को भी गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल में तो ये जो लड़के, इसमें से एक तो बालिग है, बाकी 3 नाबालिग हैं, तो इनको बाल सुधार गृह भेजा गया, एक को जेल भेजा गया और साथ ही जूली को भी जेल भेज दिया गया, जिसके 3 बच्चे अनाथ हो गए। पति पीता खाता हमेशा नशे में धुत रहता। तो यहां जो नंदलाल ने किया, क्या वो सही था? अपनी बेटी की उम्र की, अपनी नातिन की उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए और जूली जिसका पैसा ऐंठते रही, जिसके साथ वो समय बिता रही थी, क्या वो सही कर रही थी? और इसके बावजूद कि उससे अच्छी खासी रकम भी ऐठी और उसका प्लान बना के कत्ल भी कर दी, तो इसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए और इन चारों लड़कों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? तो अपनी राय, अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सलाह, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।